फ्रेंड्स, आज हम गुप्त वंश के सबसे महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त ने 335 से लेकर 375 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य पर अभिषिक्त हुआ, जिसने अपने प्रबल पुरुषार्थ से तत्कालीन विभिन्न शक्तियों को पराजित कर अपने क्षेत्र में लेकर वह सुदृढ़ता प्रदान की, जो आगामी 150 वर्षों तक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित रहा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है, जिनमें कुछ उनके द्वारा स्थापित अभिलेख हैं, जिसमें पहला है प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा एरण का अभिलेख, तीसरा स्रोत है 6-7 प्रकार के समुद्रगुप्त के सिक्के और चौथा अभिलेख प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्र पत्र व स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। इन सभी स्रोतों से हमें समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने भरी सभा में समुद्रगुप्त को साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसका सभासदों ने तो हर्ष ध्वनि से स्वागत किया, पर तुल्य कुलजुन के मुख मलिन हो उठे। इस साक्ष्य से संकेत मिलता है कि साम्राज्य के अन्य दावेदार भी थे। वह समुद्रगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न था। काच नाम से उत्कीर्ण गुप्त युगीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं। लेख, भाषा, विरुद्ध शैली आदि से प्रतीत होता है कि ये सिक्के किसी गुप्त शासक के हैं। सामान्यतः काच नाम के इस शासक को ही समुद्रगुप्त के इस विद्रोही भाई के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसकी मोर प्रशस्ति में संकेत हैं। आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में पराजित शासक, जिनका उल्लेख श्लोक नंबर 7 में हुआ है। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के दौरान अपने पड़ोसी राज्यों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया। कुछ के साथ सभी जितने भी साम्राज्यों को उन्होंने विजित किया था या जिन राज्यों को उन्होंने पराजित किया, उनके साथ भिन्न भिन्न राज्यों के साथ उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाई। सबसे पहले उन्होंने आर्यावर्त पर आक्रमण करके वहाँ के कुछ शासकों जैसे कि अच्युत, नागसेन, गय अर्थात गणपति नाग एवं कोतकुलज नामक शासकों को पराजित किया। गय नाम से गणपति नाग संभावित है, क्योंकि बाद की आर्यावर्त के शासकों की सूची में अच्युत व नागसेन के साथ गणपति नाग का भी उल्लेख हुआ है। समुद्रगुप्त ने इन्हें पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रशस्ति में विहित दक्षिणापथ के शासक व राज्य जिनकी सूची दी गई है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसका उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं व 20वीं पंक्ति में मिलता है। ये 12 राज्य थे दक्षिणावर्त के, जिन्होंने समुद्रगुप्त को पराजित किया। ये राज्य थे जिसमें पहला था कौशल, वहाँ का शासक महेंद्र। दूसरा राज्य महाकांतार का शासक था व्याघ्रराज। तीसरा राज्य था कौशल, जिसका शासक था मंडराज। चौथा राज्य पिष्टपुर का शासक महेंद्रगिरी। पांचवा राज्य कोटूर, उसका शासक स्वामीभक्त या स्वामीदत्त। छठा राज्य था
एरनपल जिसका शासक था दमन। 7वां राज्य अवमुक्त का शासक था नीलराज। 8वां राज्य वेंगी का शासक था हस्तिवर्मन। 9वां राज्य था कांची जिसका शासक था विष्णुगुप्त। इन सभी 12 राज्यों के राजाओं ने मिलकर समुद्रगुप्त के विरुद्ध अपने राज्यों की रक्षा के लिए डटे रहे। तो इन राज्यों का या इन राजाओं का नेतृत्व किया था कांची राज्य के विष्णुगुप्त ने। 10वां राज्य था देवराष्ट्र जिसका शासक था कुबेर। और 11वां राज्य था पल्लव जिसका राज्य था उग्रसेन। अंतिम 12वां राज्य था कुशस्थल और उसका राज्य था धनंजय। तो जब दक्षिणावर्त में समुद्रगुप्त ने अभियान किया तो ये सभी 12 राज्य एक हो गए और इन राजाओं की सेना ने समुद्रगुप्त के विरुद्ध अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। और इन 12 राज्यों के राजाओं का नेतृत्व कर रहा था कांची राज्य का विष्णुगुप्त। लेकिन समुद्रगुप्त ने इन सभी राज्यों को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद इन राज्यों के विरुद्ध एक नई नीति अपनाई जिसका नाम था ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या नाम था? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह का अर्थ होता है अधिकार करके भी स्वतंत्र कर दिया, वह उन्हें अनुग्रहित किया। अर्थात इन राज्यों के ऊपर समुद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया लेकिन इन राज्यों को वापस उन राजाओं को दे दिया और उनसे वार्षिक कर भेजते रहेंगे की संधि स्वीकार करवा ली। यह युद्ध दक्षिण के राज्यों ने संभवतः कांची के विष्णुगुप्त के नेतृत्व में लड़ा था जिन्हें अंततोगत्वा पराजित होना पड़ा। दक्षिण के इन राज्यों के साथ युद्ध का कारण वहाँ पर बहुलता से उपलब्ध स्वर्ण को प्राप्त करना अर्थात सोना प्राप्त करना। साथ में जब इस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। इस प्रसंग में चक्रवर्ती के आदर्श की क्रियान्विति की भावना को भी दक्षिण के राज्यों के साथ युद्ध का कारण माना गया। जहां आर्यावर्त के प्रसंग में केवल शासकों का उल्लेख हुआ है, वहीं दक्षिण नीति के प्रसंग में शासकों के साथ साथ उनके राज्यों का भी उल्लेख हुआ है। सबसे पहले हमने देखा था कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के विरुद्ध आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अर्थात उनके विरुद्ध उन्होंने प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई थी। फिर दूसरा बयान उन्होंने दक्षिणावर्त के विरुद्ध किया था और उनके साथ उन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। लेकिन आर्यावर्त के कुछ शासकों तो उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, फिर उन्होंने उनके समुद्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कुछ शासक आर्यावर्त के और थे, तो उन सभी शासकों के विरुद्ध आर्यावर्त के उन सभी राज्यों या शासकों के विरुद्ध समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के तुरंत बाद उन्होंने एक इन आर्यावर्त के विरुद्ध अभियान किया जिसको आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसका उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में मिलता है, जिनमें आर्यावर्त के शासक अच्युत, नागसेन, गणपतिनाग, नागदत्त, रुद्रदेव, मत्तिल, नंदी, बलवर्मा, चंद्रवर्मा आदि सभी शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन शासकों के प्रति समुद्रगुप्त की नीति थी प्रसवोद्धरण, अर्थात बलपूर्वक अधिकार कर लेना। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने जहाँ दक्षिण के राज्यों को अधिकार करके भी स्वतंत्र कर दिया, वहीं आर्यावर्त के राज्यों पर बलपूर्वक अधिकार कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन विभिन्न शासकों व उनके राज्यों की पहचान को लेकर
इतिहासविदों में पर्याप्त मतभेद हैं, लेकिन सामान्यतः इनकी पहचान निम्न रूप में की जाती है। जैसे कि हम कुछ शासकों के बारे में देखेंगे, जैसे कि एक पहला शासक है रुद्र। रुद्र नामांकित मुद्राएं कौशाम्बी से मिली। प्रयाग प्रशस्ति के रुद्रदेव को इसी शासक से समीकृत किया है। दूसरा शासक का नाम है मतिल। बुलंदशहर से एक मुद्रा मिली है जिस पर मतिल नाम उत्कीर्ण है। इसके आधार पर इसे बुलंदशहर के आसपास का शासक स्वीकार किया गया है। आर्यावर्त का तीसरा शासक है नागदत्त। नागवंशीय शासक जिसके क्षेत्र निश्चित साक्ष्यों के अभाव में दुष्कर हैं। लाहौर से प्राप्त एक मुद्रा पर नागभट्ट नाम आया है, जिसे काशी प्रसाद जायसवाल ने नागदत्त माना है। आर्यावर्त का अगला शासक है चंद्रवर्मा। बंगाल के बाकुंडा जिले के आसपास के क्षेत्र का शासक, जिसका उल्लेख शुशुनिया की पहाड़ी पर उत्कीर्ण लेख में हुआ है। यह सिंहवर्मा का पुत्र था तथा पुष्करण का स्वामी था। आर्यावर्त का अगला शासक है गणपति नाग। विदिशा का नागवंशी शासक था। नागसेन पद्मावती ग्वालियर के निकट का नागवंशी शासक था। एक आर्यावर्त का शासक है अच्युत। अहिच्छत्र से अच्युत नाम की मुद्राएं मिली हैं। इस शासक की पहचान इसी के साथ की गई है। एक शासक है नंदी। निश्चित पहचान संभव नहीं है, लेकिन एस.आर. गोयल का विचार है कि अच्युत नंदी एक ही शासक का पूरा नाम है। एक आर्यावर्त का शासक का नाम है बलवर्मा। संभवतः कामरूप के वर्मन वंश से संबंधित, लेकिन इनके नागवंशीय होने की संभावना भी स्वीकार की गई है। अब आर्यावर्त को अपने साम्राज्य में मिलाकर समुद्रगुप्त ने आटविकों के विरुद्ध अभियान किया, जिसका उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में मिलता है। प्रशस्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने आटविक राज्यों, जो कि गाजीपुर व जबलपुर में स्थित वन्य जातियों के राज्य थे, को अपना सेवक बना लिया। इन राज्यों के प्रति नीति का नाम है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति का नाम लिखा है परिचार की कृत्य, अर्थात अपना सेवक बना लेना। तो समुद्रगुप्त ने आटविक राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई थी उसका नाम था परिचार की कृत्य, अर्थात सेवक बना लेना। आटविक राज्य के विरुद्ध अभियान करने के बाद समुद्रगुप्त ने सीमांत राज्यों के विरुद्ध अभियान किया, उनके प्रति नीति अपनाई, जिसका उल्लेख हरिसेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में 22वीं पंक्ति में उत्कीर्ण किया है। सीमांत राज्य दो तरफ थे, एक पूर्वी सीमांत राज्य और एक पश्चिमी सीमांत राज्य। पूर्वी सीमांत राज्य 5 थे, समतट, ड्वाक, कामरूप, कृतपुर और नेपाल। समतट और ड्वाक दोनों आज के बांग्लादेश में स्थित राज्य थे। कामरूप असम, कृतपुर आज के कुमाई गढ़वाल क्षेत्र है वो राज्य था। नेपाल जो वर्तमान में नेपाल है, उस समय भी इसका नाम भी नेपाल ही था। पश्चिमी सीमांत राज्य थे वो थे मालव, वर्तमान में अजमेर टोंक का क्षेत्र, अर्जुनायन वर्तमान में अलवर भरतपुर का क्षेत्र, योध्या दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, अर्थात आज के राजस्थान में अजमेर टोंक अलवर भरतपुर। इन जिलों में 2 राज्य थे, अशोक के काल के समुद्रगुप्त के काल के या गुप्त साम्राज्य के काल के मालव और अर्जुनायन। योध्या में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के भूक्षेत्र भी सम्मिलित थे। एक राज्य था पश्चिमी सीमांत राज्य जिसका नाम था मद्रक। यह आज के रावी व चिनाब नदियों के बीच का क्षेत्र था। एक राज्य था आभीर, जो संभवतः इसकी शाखाएं थी, जिसमें
एक हिसार के पास राज्य कर रही थी व दूसरी भिलसा व झांसी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। एक पश्चिमी सीमांत राज्य था प्रार्जुन, जो कि आज के मध्य प्रदेश में नरसिंहपुरी का क्षेत्र था। एक राज्य था सांगनिक, जो मध्य प्रदेश में भिलसा के आसपास का क्षेत्र था। एक राज्य था काक, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र का प्राचीन नाम काकनाथ वाट था। एक राज्य का नाम था खरपरीक, जो कि दमोह मध्य प्रदेश जिले का क्षेत्र था। जहां प्रशस्ति में पूर्वी सीमांत राज्यों का उल्लेख राजतंत्रात्मक राज्यों के रूप में हुआ है, वहीं पश्चिमी सीमांत के राज्यों को गणतंत्रात्मक कहा गया है। अर्थात मगध साम्राज्य के पूर्व में स्थित सीमांत राज्य जो कौन कौन से थे? समतट, डवाक, कामरूप, कृतपुर और नेपाल। यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन था, अर्थात राजाओं का शासन था। जबकि पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के जो राज्य थे, जैसे कि मालव, अर्जुनैन, योद्धे, मद्रक, प्रार्जुन, सांगनिक, काक और खरपरीक, यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू थी। प्रशस्ति में यह तो ज्ञात नहीं होता कि समुद्रगुप्त ने इन्हें पराजित किया या नहीं, किंतु इन विभिन्न राज्यों ने समुद्रगुप्त को निम्न कार्यों से संतुष्ट किया, जिससे इनकी सामंतीय स्थिति पुष्ट होती है। अर्थात इन्होंने जो पूर्वी सीमांत राज्य थे और पश्चिमी सीमांत राज्य थे, उन्होंने समुद्रगुप्त के साथ समझौता कर लिया, संधि कर ली, अर्थात समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और समुद्रगुप्त के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। जो नीति अपनाई समुद्रगुप्त ने इन सामंतों के साथ या इन राजाओं के साथ, वो थी सर्व करदान, आज्ञाकरण, प्रणाम, आवागमन, जिसमें सर्व करदान का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के कर देना, आज्ञाकरण का समुद्रगुप्त की आज्ञाओं का पालन करना, प्रणाम अर्थात समुद्रगुप्त के समक्ष विनीत भाव धारण करना, अर्थात विनम्रता पूर्वक का भाव धारण करना, आवागमन समय समय पर दरबार में उपस्थित होना। इस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी सीमांत राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने यह नीति अपनाई। प्रशस्ति में विहित विभिन्न राज्य व उनके प्रति नीति 23वीं व 24वीं पंक्ति में देखने को मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की, अर्थात मगध साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त ने पड़ोसी राज्यों के साथ जो नीति अपनाई, जो पड़ोसी राज्य थे उनमें से कौन कौन से थे? देवपुत्र शाही, शाहानुशाही, दूसरा राज्य था शक, तीसरा मुरंड, चौथा सर्वद्वीप और पांचवा था सिंगल द्वीप। अर्थात ये मगध साम्राज्य के पड़ोसी राज्य थे, विदेशी राज्य थे। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इन विभिन्न राज्यों ने समुद्रगुप्त को निम्न कार्यों से संतुष्ट किया, अर्थात समुद्रगुप्त के साथ उन्होंने या समुद्रगुप्त की इन राज्यों ने दीनता स्वीकार कर ली और उनके साथ जो नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने, वो थी आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुड़ चिन्ह। आत्मनिवेदन अर्थात विनम्रता पूर्वक समुद्रगुप्त का निवेदन स्वीकार करना। दूसरा था कन्योपायन दान, अर्थात अपनी कन्याओं को उपहार में देना। तीसरा था गरुड़ चिन्ह से अंकित राजमुद्रा का प्रयोग, जो गुप्तों का राज चिन्ह था। ये तीनों चीज ये विदेशी राज्य, मगध के जो विदेशी राज्य थे, ये इनको इन विदेशी राज्यों ने स्वीकार कर लिया और समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ये विभिन्न जातियां व उनके क्षेत्र भी समुद्रगुप्त के प्रभाव क्षेत्र में थे।
यद्यपि इसमें अतिशयोक्ति भी दिखाई देती है। इन राज्यों की पहचान, जिसमें पहला है देवपुत्र शाही शाहानुशाही, संभवतः इनके आश्रय उत्तर कुषाण शासकों से हैं, क्योंकि देवपुत्र कुषाणों की उपाधि थी। समुद्रगुप्त के समय से ही यह पश्चिमोत्तर में राज्य कर रहे थे। दूसरा राज्य था शकों का। पश्चिम भारत अर्थात सौराष्ट्र, काठियावाड़ अर्थात वर्तमान आज गुजरात का क्षेत्र में इनका राज्य था। किनका? शकों का, जिन्होंने कालांतर में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त से तो उन्होंने समझौता कर लिया था, लेकिन समुद्रगुप्त के पश्चात जो मगध का शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को पराजित किया था, जिसका उल्लेख हम आगे देखेंगे। तीसरा राज्य था मुरंडों का। टोलेमी के अनुसार मुरंड गुप्तों के अभ्युदय से पूर्व गंगा की ऊपरी घाटी में शासन कर रहे थे, जिन्हें चीनी साक्ष्यों में ये उलून कहा गया है, जबकि हेमचंद्र के ग्रंथ अभिधान चिंतामणि के अनुसार ये लमगान अर्थात अफगानिस्तान में राज्य कर रहे थे। चौथा विदेशी शासक था स्वरद्वीप। इनसे आशय है दक्षिणी पूर्वी एशिया के हिंद उपनिवेशों से है। जावा से प्राप्त तंत्री कामंडक नामक ग्रंथानुसार वहाँ के इक्ष्वाकु वंशीय नरेश ऐश्वर्यपाल अपने को समुद्रगुप्त का वंशज मानता है। पांचवा विदेशी राज्य था सिंगल द्वीप अर्थात श्रीलंका। वांग युनतन्से नामक चीनी लेखक के अनुसार समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका का शासक चिमिकिया मोपो अर्थात मेघवर्ण था, जिसने बोध गया में श्रीलंका के यात्रियों की सुविधा हेतु एक विहार का निर्माण करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति में विहित समुद्रगुप्त की इन विभिन्न विजयों एवं तत्कालीन राज्यों के प्रति उसकी नीति के प्रसंग में प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत के नेपोलियन के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को एक उपाधि दी, जिसका नाम था भारत का नेपोलियन। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की अन्य विभिन्न उपलब्धियों व कार्यों की ओर संकेत किया है। उसकी दान वीरता की चर्चा करते हुए कहा गया है कि उसने 1 लाख गायों का दान किया था। तो एरण अभिलेख में भी उसे स्वर्ण दान के क्षेत्र में पृथु एवं राघव से भी महान बताया गया है। संगीत ज्ञान में इसे नारद एवं तुम्ब्रु था देवताओं का संगीतकार। तो समुद्रगुप्त को संगीत के ज्ञान के क्षेत्र में नारद और तुम्ब्रु से भी अधिक महान विहित किया गया है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उसका अंकन भी है। इस तथ्य को पुष्ट करता है कि संगीत के प्रति उसकी विशेष अभिरुचि थी। प्रयाग प्रशस्ति में इसे शास्त्रों के मर्मज्ञ व कविराज के रूप में भी जाना गया है। वे साक्ष्य जिनसे समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ की पुष्टि होती है, जिसमें उसमें पहला है सिक्कों पर उत्कीर्ण अश्वमेघ पराक्रमय। दूसरा समुद्रगुप्त का साक्ष्य प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में इसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। अश्वमेघ का तीसरा साक्ष्य है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख में इसे चिरकाल से परित्यक्त अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला बताया है। वाकाटक शासक परवरसेन ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। नागा शासकों में भार शिवनाग द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने का भी उल्लेख मिलता है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में
पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि होती है। सर्वाधिक 18 अश्वमेध यज्ञ कदम शासक मयूर शर्मा के द्वारा किए गए। धन्यवाद। शेष अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।